channel. Today I am going to start previous year paper UGC नेट एजुकेशन में फ्रेंड्स मैं आज एजुकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट इसका पहले के जो है 27 क्वेश्चन जो है मैं पहले पार्ट में करवा चुकी हूँ। ये सेकेंड पार्ट है एजुकेशन का। ये 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये देखते हैं। स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनः प्रबलीकरण समय कौन सी है? स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनः प्रबलीकरण समय कौन सी है? देखते हैं। नेक्स्ट है प्रवृत्ति अनुपात पुनर्वलन नियत अंतराल पुनर्वलन। इसमें क्या है? इसमें जो है प्रवृत्ति अनुपात अनुसूची पुनर्वलन अनुक्रिया दर उच्चतम होती है। प्रवृत्ति अनुपात अनुसूची में अनुक्रिया दर उच्चतम होती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय होकर अधिगम का अर्जन करता है। प्रवृत्ति अनुपात अनुसूची पुनर्वलन की अनुक्रिया दर उच्चतम होती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय होकर अधिगम का अर्जन करता है तथा उसमें विलोपन क्षमता कम होती है। इस प्रकार प्रवृत्ति अनुपात अनुसूची के माध्यम से छात्र ज्ञान को अधिक समय तक संग्रह रख सकते हैं। अतः यह स्थिर अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी पुनर्वलन सारणी है। अब है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्व को शामिल किया गया है? इसमें 150 तत्वों को शामिल किया गया है। अब इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि की त्रिविमीय मॉडल में 4 प्रकार के विषय वस्तु गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल में 4 प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रियाएं, उत्पादन या परिणाम 6 भागों में बांटा है। इस प्रकार 5 × 5 × 6 बराबर 150 यह भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यता बुद्धि मानी जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बुद्धि को विश्वस्तः निम्न रूप में वितरित किया जाना था। इसका आंसर होगा बी। आंसर नंबर इसका होगा बी। सामान्य रूप से ईश्वर ने इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है तथा इस सृष्टि का संचालन करने के लिए कुछ जीवों का भी विकास किया है। ऐसे सभी जीव इस सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। इसके लिए इन सभी सामान्य रूप से कुछ गुण प्रदान किए गए। इस प्रकार इन सभी को सामान्य रूप से बुद्धि भी प्रदान की गई, अर्थात कोई मध्यम बुद्धि का, कोई औसत बुद्धि का और कोई उच्च बुद्धि का होता है। तो विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बुद्धि में विश्वस्तः निम्न रूप से वितरित किया जाता है, सामान्य रूप से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है। सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी वाला, यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा शारीरिक सामाजिक वातावरण के साथ अनुक्रिया कोई अनिवार्य शर्त नहीं होती, जबकि अनिवार्य शर्त होती है। देखते हैं नेक्स्ट। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य
संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंता करने तथा क्रमिक रूप से उस योग्य बना देने से है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का अत्यधिक महत्व है। संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसमें बालक आयु के साथ साथ वृद्धि करता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणी मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के अध्ययनों से प्राप्त करता है। नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। मनोविज्ञान ने अपनी अध्ययन सामग्री को प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करके प्राप्त किया है, परंतु शैक्षिक मनोविज्ञान ने इस स्थिति से आगे बढ़कर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके तथा प्रयोगशाला परिस्थिति इन दोनों का अध्ययन करके प्राप्त की है। अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। इसमें सी वाला सही है, सामान्यीकरण। इसमें जो है सी वाला सही है कौन? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? अधिगम का सर्वोच्च स्तर समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। एक परिस्थिति में सीखी गई क्रिया का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने की योग्यता का विकास करना या समस्या समाधान योग्यता का सामान्यीकरण करना, यह अधिगम संकल्पना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है। मतलब अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। इसमें जो है सबसे अधिगम संकल्पना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? सामान्यीकरण है। अधिगम के अनुकूल सिद्धांत में क्या आते हैं? अधिगम के अनुकूल सिद्धांत में क्या आते हैं? देखते हैं अधिगम के अनुकूल सिद्धांत में क्या क्या आ रहे हैं। हाँ, अधिगम के अनुकूल से तात्पर्य जब किसी अन्य किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार प्रस्तुतिकरण होता है। बार बार जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक का किसी स्वाभाविक उद्दीपक से बार बार प्रस्तुत किया जाता है के सामने बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपन का स्वाभाविक उद्दीपन की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को प्रस्तावित किया था किसने? जे ब्रूनर ने। इसे जे ब्रूनर ने किया है। मतलब विकास की किसी भी अवस्था को कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था किसने? जे.एस. ब्रूनर ने। यानी विकास की किसी अवस्था को कोई भी बात प्रशिक्षित किया जा सकता है। कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसे किसने प्रस्तावित किया? जे.एस. ब्रूनर। जे.एस. ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। दीपावली के पर्व मनाने पर किसी एक परियोजना को पूरा करने के लिए यदि बच्चों का एक समूह गणित कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है, तो यह निम्न रूप से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? यह प्रासंगिक अधिगम माना जाएगा कि दीपावली के पर्व मनाने पर
किसी एक परियोजना को पूरा करने के लिए यदि बच्चों का एक समूह गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है तो यह क्या माना जाएगा? प्रासंगिक अधिगम माना जाएगा। यह जब व्यक्ति किसी विशेष को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है तो उसे प्रासंगिक सीखना कहा जाता है। मिलान कीजिए। आइए देखते हैं इसका मिलान कौन किससे मैच कर रहा है। देखिए, दिशात्मक परिकल्पना परीक्षक का मतलब होता है यह एक पुच्छी परीक्षक है। दिशात्मक परिकल्पना परीक्षक किसका है? यह जो है एक पुच्छी परीक्षण है। दिशात्मक परिकल्पना परीक्षण एक पुच्छी परीक्षण है। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति की संभाविता क्या? ये सार्थकता के स्तर को प्रकट करती है। यह क्या करती है? सार्थकता के स्तर को प्रकट। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति की संभाविता क्या करती है? सार्थकता के स्तर को। और शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृति की संभाविता यह प्रकार वन को दिखा। अनुचित अस्वीकृति क्या बताती है? प्रकार वन त्रुटि को। एक चर सतत तथा दूसरा द्विकृत, यह क्या होता है? बाइसीरियर सहसंबंध। एक चर सतत और दूसरा द्विकृत, यह क्या होता है? बाइसीरियर सहसंबंध। किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों का प्रसरण मापन क्या कहलाता है? मानक विचलन द्वारा होता है। किसी केंद्रीय मान के दोनों आंकड़ों के ओर प्रसरण मापन क्या होता है? मानक विचलन द्वारा होता है। क्या होता है? मानक विचलन द्वारा होता है। मानक विचलन का अर्थ किसी विवरण के माध्य व्यक्तिगत प्राप्तांकों के विवरणों के वर्गों के मध्य वर्गमूल या किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों के प्रसरण मान के विचलन द्वारा होता है। इसे कहते हैं मानक विचलन द्वारा होता है। किसी केंद्रीय दोनों मान के आंकड़ों का प्रसरण क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है। शैक्षिक अनुसंधान में पथदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। मतलब शैक्षिक पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। शैक्षणिक शोध में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक सूचनाओं को संकलित करना। नेक्स्ट है प्राप्तांकों के एक समूह। प्राप्तांकों के एक समूह का मध्यमान मानक विचलन में क्रमशः यम तथा यस है। यदि प्रत्येक मूल प्राप्तांक में k जोड़ दिया जाए तो नए मध्यमान और मानक विचलन होंगे। क्या होंगे? b वाला। यम प्लस के बराबर यस होगा। इसका मानक विचलन क्या होगा? b वाला। उसके बाद यदि किसी प्राप्तांक मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः यम तथा यस है तो यदि प्रत्येक मूल प्राप्तांक में k जोड़ दिया जाए तो मध्यमान में परिवर्तन हो जाएगा यम प्लस k, परंतु मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात यस। प्राप्तांकों के समूह में जिसका मध्यमान यम तथा मानक विचलन यस है, प्रत्येक प्राप्तांकों को दुगुना कर दिया जाए तो नए मध्यमान और मानक विचलन क्या होंगे? इसका होगा 2ms। इसका होगा 2ms।
नेक्स्ट है चरों चरों में एक्स तथा वाई के सार्थक सहसंबंध होने में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? डी। इसमें कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता? डी। एक्स तथा वाई कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं। चरों में यक्स तथा वायु में सार्थक सहसंबंध होने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यक्स तथा वायु कुछ सामान्य गुणों का मापन करते हैं। एक प्रयोगात्मक अध्ययन में उपचार चर के स्तरों का आश्रित चर पर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। हम कह सकते हैं कि प्रयोग की क्या है? सी वाला, इसमें आंसर जो है सी वाला सही है। एक प्रयोगात्मक अध्ययन में उपचार चर के स्तरों का आश्रित चर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। हम कह सकते हैं कि आंतरिक वैधता नहीं है। प्रयोगात्मक अध्ययन उपचार और चर के स्तरों का आश्रित चर पर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। प्रयोगात्मक अध्ययन में उपचार और चर के स्तरों का आश्रित चर पर प्रभाव की मात्रा भिन्न भिन्न है। हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है? आंतरिक वैधता नहीं है। इसमें आंतरिक वैधता नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसमें आंतरिक वैधता नहीं है। क्या है? आंतरिक वैधता नहीं है। नेक्स्ट है, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगात्मक शोध वैसे तो शोध को कहा जिसमें प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में विशेष चर या चरों में जोड़ तोड़ करता है और उसका प्रभाव एक दूसरे पर अध्ययन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोगकर्ता विश्वास के साथ यह कह पाता है कि अमुक जोड़ तोड़ से अमुक प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण तथा परिणाम संबंध प्रयोगकर्ता के एक विश्वास के साथ स्थापित करता है। यदि एक उपचार चर स्वतंत्र का आश्रित चर पर प्रभाव एक समान या एक ही प्रकार का नहीं आता तो जो प्रकार के परिणाम स्थिर या वैध नहीं है। इस प्रकार प्रयोगात्मक अध्ययन की आंतरिक वैधता संदिग्ध होती है। एक अनुसंधानकर्ता को यह पता लगा कि उसके अनुसंधान उपकरण की विश्वसनीयता उच्च है। उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका उपकरण क्या है? बी, यानी वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता है। यानी यह क्या बताता है? यह उसके वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता। यानी एक अनुसंधानकर्ता को यह पता लगा कि उसके अनुसंधान उपकरण में विश्वसनीयता उच्च है। उससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह वैधता के बारे में कुछ नहीं बताता। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता एक ही सिक्के के दो पहलू है। परीक्षण के वैध होने के उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, परंतु इसके विपरीत विश्वसनीयता के लिए वैधता का होना कोई पूर्व शर्त नहीं है। वैधता के अभाव में परीक्षण विश्वसनीय हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि विश्वसनीयता का होना वैधता के लिए तो आवश्यक शर्त है, परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। विश्वसनीयता परीक्षण का वैध होना अपने आप में आवश्यक नहीं है, परंतु वैध परीक्षण अवश्य विश्वसनीय होगा। एक समष्टि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समूहों में विभाजित है। एक समष्टि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समूहों में विभाजित है। इस चर का संबंध आश्रित चर से भी है। इस समष्टि में न्यायाधीश के चयन की सर्वोत्तम विधि है। स्तरीकृत चयन विधि
एक समष्टि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समूहों में विभाजित है। इस चर का संबंध आश्रित चर से भी है। इस समष्टि में न्यायादर्श के चयन की विधि सर्वोत्तम है। इसे कहते हैं स्तरीकृत चयन विधि। एक समष्टि में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति के तहत समूहों में विभाजित है और इस चर का संबंध आर्थिक चर से भी है। इस समष्टि में न्यायादर्श का चयन की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्तरीकृत। मतलब स्तरीकृत विधि से अगर हम करेंगे तो ये श्रेष्ठ रहेगा। स्तरीकृत विधि, इसका आंसर होगा स्तरीकृत विधि। उसके बाद स्तरीकृत यादृच्छ प्रदर्शन वैसी विधि है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या की कुछ विशेष विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करता है, जिसमें जीव की संख्या संरचना का पता लिया जाता है। वैसे प्रश्न की एक समष्टि में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विभाजित होती है, जिससे प्रत्येक स्तर प्रतिदर्श को बराबर बराबर भागों में बांट लिया जाता है। यही सही चयन विधि है। नेक्स्ट है, किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है। किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा क्या है? किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा क्या है? चर के दूसरे चरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है। चर के दूसरे चरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है। किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है चर के दूसरे संबंधों का बयान करने में सहायता करती है। किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो चर के दूसरे चरों के साथ संबंधों का बयान करने में सहायता करती है। किसी चर की क्रियात्मक परिभाषा वह है जो चर के दूसरे चरों के संबंधों का बयान करने में सहायता करती है। एक अन्वेषक आसपास के विद्यालयों में गया तथा जिन विद्यालयों ने सहयोग की उससे अपने आंकड़े प्राप्त किए। इस प्रकार के न्यायादर्श को कहते हैं आपतित न्यायादर्श कहते हैं। इस प्रकार के न्यायादर्श को क्या कहते हैं? आपतित न्यायादर्श कहते हैं। एक अन्वेषक आसपास के विद्यालयों में गया तथा जिन विद्यालयों ने सहयोग की उससे अपने आंकड़े प्राप्त किए। इस प्रकार के न्यायादर्श को क्या कहते हैं? आपतित न्यायादर्श। इस प्रकार के न्यायादर्श को हम कहते हैं आपतित न्यायादर्श। आपतित प्रासंगिक प्रतिदर्श एक ऐसा असंभावित प्रतिदर्शन की विधि है जिसे सबसे अधिक स्थूल एवं अपक्व माना गया है। पर प्रतिदर्शन की यह वह विधि है जिसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए चुन लेता है जो उसे सरलता एवं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाता है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि विधि काफ़ी हद तक कोटा प्रतिदर्श के समान है। मतलब अन्वेषक के आसपास के विद्यालयों में गया, जिन विद्यालयों के सहयोग से उसने अपने आंकड़े प्राप्त किए, इसे किस विधि में लिया जाएगा? आपतित न्यायादर्श कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतित न्यायादर्श कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बात प्रयोगात्मक तथा निम्नलिखित में कौन सी बात प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में साझी नहीं है? कौन सी बात प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो में साझी नहीं है? इसमें जो है कौन सी? ए, स्वतंत्र एवं स्वेच्छा प्रबंधन।
स्वतंत्र एवं स्वेच्छा प्रबंधन पोस्ट प्रयोगात्मक तथा एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होती है, साझी नहीं है। प्रयोगात्मक शोध एवं घटनोत्तर शोध में मुख्य अंतर यह है कि प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर नियंत्रण रखता है। प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर नियंत्रण रखता है, उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। इसके विपरीत घटनोत्तर में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि स्वतंत्र चर भूतकाल में घटित हो चुका होता है और शोधकर्ता उसके प्रभाव के आधार पर अतीत की खोज करता है। एक अनुसंधानकर्ता ने एक्स तथा वायु में सहसंबंध गुण 70 प्राप्त किया। इसका अर्थ है कि दोनों चरों का साझा क्या है, 70% है। दोनों चरों का साझा कितना है, 70%। अगर एक्स और वाई सहसंबंध 70 आता है तो इसका अर्थ है दोनों का जो साझा प्रसारण 70% है, अर्थात 70% तो परिवर्तन होगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए मिलान कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं मिलान कर लेते हैं। हाँ, मानक त्रुटि का संबंध किससे है, न्यायदर्शी विवरण से। मानक त्रुटि का संबंध किससे है, न्यायदर्शी विवरण से। मानक त्रुटि का संबंध किससे है, न्यायदर्शी विवरण से। मानक त्रुटि का संबंध न्यायदर्शी विवरण से। पैरामीटर का संबंध किससे है, समष्टि एवं न्यायादर्श से संबंधित है। समष्टि और न्यायादर्श से संबंधित है। और डिटर्मिनेशन गुणांक का संबंध सहसंबंध से। डिग्री ऑफ फ्रीडम का संबंध प्रसारण एवं विश्लेषण से। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।